वेलकम टू एटम क्लासेस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फैक्टर अफेक्टिंग ऑन कंडक्टिविटी बताया था कि कंडक्टिविटी में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आज जो पढ़ना है हमें कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। 11th में ये पढ़ाया भी जा चुका है। तो सबसे पहले एक थोड़ा सा ही बता देते हैं कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। उसके बाद इसका इफेक्ट देखेंगे कि स्ट्रांग प्रबल वैद्युत अपघट्य है, इस पर सांद्रता का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। ठीक है, तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में फ़र्क ये होता है कि जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है सबसे पहले कि जो सॉल्वेंट में जाने के बाद, और सॉल्वेंट में मान लेते हैं वाटर हो गया, तो वाटर में जाने के बाद पॉजिटिव और निगेटिव आयंस बनाते हैं। तो जो भी पॉजिटिव निगेटिव आयंस बनाते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इसमें भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्ट्रांग होता है, एक होता है वीक होता है। स्ट्रांग क्या होगा कि जो वाटर में या सॉल्वेंट जाने के बाद पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाए। जितना हम आयंस ले रहे हैं, जैसे हम ले लेते हैं NaCl, तो NaCl को जब वाटर में करेंगे, डिजॉल्व करेंगे तो Na+ और Cl- बना लेगा। अब जितना इसका अमाउंट है, अगर इसके मान लेते हैं कि 100 मॉलिक्यूल अगर हम इसका ले लेते हैं, तो डिसोसिएट होने के बाद इसके जो है 100 भी मॉलिक्यूल बनेंगे और इसके भी 100 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो अगर पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया तो उसको बोलते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि ये भी आयंस बनाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल एक लेते हैं CH3COOH। अब ये अगर वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये बनाता है CH3COO- और H+। तो इस आयन में डिसोसिएट होता है। लेकिन यहाँ पे अगर ये 100 मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो यहाँ पर ये 100 और 100 मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, ये कम ही मॉलिक्यूल बनेगा। क्यों कम बनेगा? क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल अनडिसोसिएटेड रह जाएंगे, डिसोसिएट होंगे नहीं। जैसे तो ये मान लेते हैं कि इस 100 मॉलिक्यूल में से 40 मॉलिक्यूल ऐसे हैं इसके जो डिसोसिएट हो गए, तो यहाँ पे बन जाएगा 40 और यहाँ पे बन जाएगा 40, और इस यहाँ कितना बचेगा? 60 मॉलिक्यूल ऐसे बच गए जो अनडिसोसिएटेड। तो सिंपल सा यहाँ से ये करके 60 मॉलिक्यूल ऐसे निकाल लेते हैं। तो ये 60 हो गया, ये 40 हो गया, 40 हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑन कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि जो इसके आयंस है वो क्या होगा, पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। और अगर पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाए तो उसका कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम अगर डाइल्यूट ले लें या फिर जो है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ले लें, ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन ले लें या कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ले लें, दोनों में क्या होगा, इसके आयंस जो है पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। तो इसके कारण इस पर सबसे पहला चीज़ है कि कंसंट्रेशन का, इसके नंबर ऑफ आयंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जितना हाई कंसंट्रेशन में वो डिसोसिएट होगा उतना ही लो कंसंट्रेशन में डिसोसिएट होगा। तो सबसे पहला इसमें लिखना है कि नो इफेक्ट ऑन नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, तो नंबर ऑफ आयन तो जितना था उतना ही रहेगा, और नंबर ऑफ आयन अगर चेंज नहीं हुआ तो इसका कंडक्टेंस भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि नॉट चेंज इन कंडक्टेंस। तो इसमें सबसे पहला तो उसके नंबर ऑफ आयंस नहीं चेंज हो रहे हैं डाइल्यूट करने के बाद भी, तो उसके कंडक्टेंस में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके कारण। लेकिन दूसरा एक और फैक्टर देखना है इसमें। दूसरा फैक्टर क्या है कि अभी लास्ट लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था कि अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन आयंस। अब क्या होगा इसमें, अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेटेड ले रहे हैं तो इसमें जो पॉजिटिव और निगेटिव है ये ज़्यादा पास होंगे, और ज़्यादा पास होंगे तो इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा लगेगा, और अट्रैक्टिव फोर्स अगर ज़्यादा है तो इनकी कंडक्टिविटी घट जाएगी। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स जो है इसका ज़्यादा होगा, कब होगा, जब हाई कंसंट्रेशन होगा। तो हाई कंसंट्रेशन में अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होने के कारण इसकी कंडक्टिविटी घट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है 1 कंडक्टिविटी, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया ही था। तो इस फैक्टर के कारण इसकी कंडक्टिविटी में क्या आएगा, हल्का सा फ़र्क आ जाएगा। अगर इसका अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, और अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा कब होगा, जब इसका कंसंट्रेशन हाई होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंडक्टेंस से, और ये भी लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि ये रेशियो था। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर ये है। तो इसमें स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में उसके नंबर ऑफ आयंस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन किस पे फ़र्क पड़ता है, अट्रैक्टिव फोर्स से पड़ जाता है। और अट्रैक्टिव फोर्स से फ़र्क पड़ने के कारण इसका कंडक्टेंस क्या होता है,
चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इसके लिए इन्होंने एक ग्राफ भी बनाया था, ठीक है। तो इसका सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। उस ग्राफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जैसा ग्राफ, एक बार आपको ग्राफ से भी इस चीज़ को समझा देते हैं। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में एक तरफ हम लेते हैं इधर की तरफ मोलर कंडक्टिविटी और इधर की तरफ लेते हैं कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन का हम लेते हैं अंडर रूट, ठीक है। अब इसके बीच अगर हम देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मान लेते हैं KCl हो गया या NaCl हो गया, इसको लेते हैं। तो इसका जैसे जैसे यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो जो इसका ग्राफ बनेगा इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो इसका ग्राफ जो बन के आ रहा था ऐसा बन के आता है, स्टार्टिंग में हल्का से डाउन होगा और उसके बाद क्या होगा, ये फिर पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, जैसे ये बन गया आपका KCl मान लेते हैं या फिर NaCl, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान लिए, तो ये फ़र्क आता है, ये यहाँ पे एकदम पैरेलल रहेगा, यहाँ से एकदम सीधा, ठीक है। तो ये बन के आता है। अब इसके लिए जो है इन्होंने एक इक्वेशन ही बनाया, ठीक है। तो इनका जो इक्वेशन बन के आया, रिलेशनशिप आया, वो आया कि लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा नॉट m माइनस a और अंडर रूट c, ठीक है। तो ये इक्वेशन आया। इसमें लैम्डा में था, कंडक्टिविटी था, और ये क्या था, ये भी है कंडक्टिविटी, लेकिन कब है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये कंडक्टिविटी किस पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है। और ये C क्या है, C है कंसंट्रेशन और ये है एक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये था, और इस इक्वेशन को दिया किसने था, ये जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन को दिया था डीबे, हैकल, आनसेगर, इन्होंने दिया था। तो इसीलिए इसका नाम था डीबे हैकल आनसेगर इक्वेशन। इस इक्वेशन को डीबे हैकल आनसेगर इक्वेशन बोलते हैं। तो ये इक्वेशन किसके लिए था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, ठीक है। तो ये पढ़ना हमें, इसमें ये देखना हमें, जो लैम्डा m है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/√c की, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो माइनस का मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाएगी टोटल ये वैल्यू घटती जाएगी, ठीक है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसके लिए क्या बताएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी पे पूछता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट से ही, ठीक है।